मध्य भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हाई वोल्टेज बहस के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज दूसरा दिन भी हुआ स्थगित। कांग्रेस ने पेश किया सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 17 जुलाई को होगी चर्चा। सदन में रायपुर के जलापूर्ति अमृत मिशन और वेदांता प्लांट हादसे पर चर्चा। कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा करते हुए किया वॉकआउट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी की जयंती पर सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि सभा। सीएम मोहन यादव और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया नमन। नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह। धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो को कुचला। देवर भाभी सहित 3 की मौत, 5 घायल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सेशन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन रहा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन की शुरुआत से ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन में प्रस्ताव पेश करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया और इसकी चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने ऐलान किया कि 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में तफसीली चर्चा कराई जाएगी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कुछ समय तक चली, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा, रायपुर शहर में जलापूर्ति को लेकर भी सवाल है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जिसमें मैं सहमत नहीं हूं कि पानी टंकी का निर्माण कितना कराया गया है। कोरिया जिले में 928 पानी टंकी का प्रावधान किया गया था। उसमें से 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है और जल प्रदाय 304 में प्रारंभ है, 177 में। अगर पूरा हो गया है तो कितने घरों में पानी जा रहा है, कितने टंकियों में पानी का व्यवस्था है? एक भी टैंक में पानी है ही नहीं है, पानी निकला ही नहीं है और वहां पानी का व्यवस्था बता दिए। आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? मेरा बहुत सरल प्रश्न है। ये पूरी गर्मी के अंदर में जहां जहां टंकियां हैं वहीं पे टैंकर चल रहे थे। जैसे चंगोरा भाटा है, भाटा गांव है, 19 टैंकर, 19 भक्तकर्मा माता और चंगोरा भाटा मिलाएंगे तो 19 टैंकर चले और वहां टंकी है। ये जो है, इस प्रकार का एक प्रश्न ये है मेरा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और आज भी हो रहा है। कब से चला रहा है? कब से चला आ रहा है? और पूर्व महापौर रहे सुनील सोनी जी, जो सांसद भी रहे, विधायक भी हैं। रायपुर शहर की पेयजल सप्लाई के लिए 350 MLT का फिल्टर प्लांट रायपुर में है। 17 टंकियां पहले बनी, अमृत मिशन में 24 टंकी बनी,
जिसमें 2 टंकी 5 साल तक कंप्लीट होकर खड़ी रही, पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। अबे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सेशन के दूसरे दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अंतिम दिन 17 जुलाई को इस पर चर्चा होगी। सदन में सक्ती के वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत का मामला भी प्रश्नकाल में गूंजा। अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी और जांच को लेकर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया। सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। घटी है क्या सभी डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करेंगे या आने वाले समय में जो घटनाएं घटेगी डायरेक्टर के खिलाफ सीधा कार्रवाई करेंगे? कौन सा प्रश्न हुआ आने वाले? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम। वहीं सदन में रायपुर के जलापूर्ति अमृत मिशन और जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। रायपुर शहर में पेयजल संकट, टैंकरों से सप्लाई, अधूरी योजनाओं और अवैध नल कनेक्शनों को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पानी टंकी बना दिया गया है पर पानी का पते नहीं। रजवाड़े जी, मंत्री जी का जवाब 751 पूर्ण, 177 अपूर्ण। क्या आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूं मैं। मेरे यहाँ में जो बता रहे हैं कि 600 कुछ हुआ है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 678 योजनाएं स्वीकृत है। 678 योजनाओं में से 143 योजनाएं पूर्ण करके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें किसी तरह की उनको लगती है कि गड़बड़ी है, ये नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक कंप्लेंट बता दें, कोई नाम बता दें गांव का। तो सदन में आज कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। राज्य गठन के बाद यह विधानसभा में लाया जाने वाला 10वां अविश्वास प्रस्ताव। इससे पहले 9 बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके, लेकिन हर बार सरकारें सदन में अपना बहुमत साबित करने में कामयाब रही है। आज सदन में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दिन तय कर लिए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक 9 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। हर बार सरकार बहुमत साबित करने में कामयाब रही। पहले विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ 2002-2003 में भाजपा ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था। कांग्रेस विधायक राजकुमार यादव ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले वेदांता ग्रुप और मौजूदा सरकार के साठगांठ और मरने वाले 25 लोगों को उचित मुआवजा न मिलने का सरकार पर इल्जाम रखा है। अध्यक्ष महोदय, 25 लोग एक फैक्ट्री में मर रहे हैं और बॉयलर जहां पर काम चलता है वहां 4-5 लोग अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 25 लोग बॉयलर में क्या काम कर रहे थे जो एक साथ 25 लोग मर गए? आपने उसकी जानकारी ली? माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉयलर जो फटा वहाँ पर नीचे में लोग बाग बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, खाना वगैरह पानी पीने के लिए बैठे थे, बॉयलर अचानक फटा, इसके कारण से सारी दुर्घटनाएं हुई थी। माननीय नेता प्रतीक्षा महोदय भी उस फैक्ट्री में गया था, मैं भी गया था। हो गया, पर्याप्त हो गया। आप पूछ लो एक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हो है, ये प्रदेश के सबले बड़े दुर्घटना है। 25 आदमी वहाँ पर अकाल मौत में समा गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ जो मजदूर जो काम करत रही से जैसे दुर्घटना हुई, आज ये सरकार भी घोषणा करे है 5 लाख रुपए देवो के, और दिल्ली के सरकार भी घोषणा करे 2 लाख रुपए देवो के। न वो आज तक मिलिस, वो काम देवो कह रही, न मतलब नौकरी देवो, वो नहीं मिल पाई। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ प्लांट लगते हम उन क्षेत्र के हम देखथन सारा जमीन होकर चले जाते। वेदांता पावर प्लांट अब तक निर्दयी है कि ओमन के जो पेमेंट बचे है पहले के। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती के मौके पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधानसभा सचिवालय की ओर से पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वर्गीय जोशी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक,
और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि अदालत ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए निर्देश दिया कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक परिसर के नजदीक नमाज के लिए एक जगह खाली कराकर मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने एसआई की इमारत की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी पक्षों की सुविधा के मुताबिक जल्द सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले का जल्द निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले की व्यवस्था अचानक बदल दी गई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का अवसर तक नहीं मिला। उनका कहना था कि उन्हें धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया और हाईकोर्ट को अपने आदेश पर कुछ समय के लिए रोक लगानी चाहिए थी। शाला का 4 SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध था सुनवाई के लिए। उन तमाम SLP पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है सारे विपक्ष के लोगों को। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अग्रिम एज ए इंटरिम मेजर जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां मुसलमानों को जुम्मा की नमाज अदायगी के लिए जगह मुहैया करा जाए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को आदेशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जब तक अगर करना हो ASI को या गवर्नमेंट को तो उसके लिए उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। साथ ही साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरे मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि इस मामले का डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हो सके। बिल्कुल, आज आप देखेंगे कि जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो दोनों ही पक्ष को उन्होंने पेशेंस रखने की बात कही। यह भी कहा कि यह बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है, लिहाजा पूरे मामले में जो भी बहस दोनों पक्ष का हो वो बिल्कुल जो वहां का जो कम्युनल सेंसेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ताकि कम्युनल हार्मनी बिगड़ने न पाए। धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का भोजशाला मुक्ति यंग संयोजक गोपाल शर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि भोजशाला एक मंदिर है और आगे भी इसकी यही स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि भोजशाला मंदिर है, आज भी उसको यथावत है। बाकी समय के साथ जो निर्णय दिया है कोर्ट ने निर्णय स्वागत है, लेकिन भोजशाला मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा और राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक रो पड़े। अपने संबोधन में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की राजनीति में स्पष्ट अंतर है। उन्होंने कहा कांग्रेस का प्रत्याशी राजा है जबकि हम लोग बचपन से राष्ट्र सेवा के लिए घर छोड़कर निकले कार्यकर्ता हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा 16 तारीख से वे खुद यहां पर डेरा जमाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं के साथ में दतिया के एक एक दरवाजे पर शीश नवाएंगे, एक एक गांव के अंदर जाएंगे और आशुतोष को जिताने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस के लोगों काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिकों पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए प्राण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में टेक्नोलॉजी आधारित विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एमपी ट्रेक ग्रोथ के जरिए आने वाले समय में हजारों युवाओं के रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके साथ ही सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा। आगामी मानसून सेशन में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के ऊपर जो दल गठित किया गया था उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और पूरे प्रदेश से जो भी इसके स्टेक होल्डर या जिनके हित प्रभावित होते हैं उन सब लोगों से चर्चा के उपरांत वो अन्य राज्यों के जो अभी तक के कानून बने हैं वो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बना करके दी है और मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जोर पुलिस ने उन्हें ब्राउन शुगर यानी एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस का दावा कि गिरफ्तार ड्रग तस्करों ने पूछताछ के में कुलभूषण पटवारी का नाम लिया। तो वहीं मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ऑनलाइन सट्टेबाजी और डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है। थाना राजेंद्र नगर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक कार्रवाई हुई थी जिसमें मूलतः 2 आरोपी थे, संजय कौशल और इरफान खान। इन दोनों के पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर इनसे जो बरामदगी हुई थी, जब्ती हुई थी, उसको ये नाना पटवारी और मानव गंगवानी को देने जा रहे थे। और इनने जो ये ब्राउन शुगर ली थी वो ब्रू बैंड के माध्यम से किसी एक अन्य आदमी से ली थी। तो इसमें ब्रू बैंड को हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया गया। उनके मेमो पे 2-3 लोगों के नाम और आए हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को हम लोग अभी खंगाल रहे हैं कि इसमें जो एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो सेवन करते हैं, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में नाना पटवारी और मानव गंगवानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 2 युवतियों को भी इस पूरे नेटवर्क से जो जुड़ी हुई थी उनको बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई है। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध पत्थरों के परिवहन ने एक बार फिर 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। माता बसैया थाना इलाके में पाराशर की तिवारिया जिगनी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गलत दिशा में चली गई और सामने से आ रही सवारी ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह से टूट गया, जबकि पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी सड़क किनारे पलट गई। पुलिस के मुताबिक बानमोर के विजयपुरा के रहने वाले राठौड़ परिवार कुलदेवता हुराई भूमिया मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ऑटो से जा रहे थे। परिवार दिल्ली के नजफगढ़ में रहता है और बेटे की शादी के बाद पूजा करने के लिए गांव आया था। सोमवार सुबह करीब 10 बजे रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 लोग मर गए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अब सिर्फ मकान नहीं बनाएगा बल्कि सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने मंडल के नए लोगों का विमोचन किया और नई जिम्मेदारियों का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल की पहचान अब बदल रही है। ये केवल आवासीय कॉलोनियां और मकान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडल के नए लोगों का विमोचन किया और राज्य सरकार ने इसे नई पहचान देते हुए अधोसंरचना यानी सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी देने की तैयारी की। जो गृह निर्माण मंडल पिछले दिनों कर्जदार था, बहुत कम समय में 2-2.5 साल में वो लाभ की स्थिति में आ गया है। गृह निर्माण मंडल गृह के साथ साथ और भी अधोसंरचना का निर्माण करेगा। इसलिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अब अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।
गृह निर्माण मंडल ने पिछले 2 वर्षों में आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 7,388 से ज्यादा परिसंपत्तियों की बिक्री से मंडल को करीब 1,532 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। अब अधोसंरचना विकास की दृष्टि से भी हम लोग योगदान दे पाएंगे। हमारे पास अमला पहले से बड़ा था, अधिकारी थे, इंजीनियर्स थे, लेकिन उनका एक लिमिटेड उपयोग होता था। हम लोगों का जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें अब हम उन इंजीनियर्स का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो अधोसंरचना विकास के लिए आवश्यक है। मंडल अब मांग आधारित और गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं पर फोकस करेगा। वहीं लंबित संपत्तियों की बिक्री के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना भी लागू की गई है। मैं हाँ 2 साल पहले घर ले हूँ तो 5 लाख में ले आवा, और सुविधा में पानी के भी सुविधा है, यहाँ पे सड़क की भी सुविधा है, घर में भी कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर कुछ तकलीफ भी थे तो तुरंत आके क्लियर करते। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी यदि हाउसिंग बोर्ड ही हमारा अधोसंरचना विकास भी करे। और अभी वर्तमान में जो हाउसिंग बोर्ड ने हमारे लिए सुविधाएं दी हैं, उसमें से उनकी प्लानिंग की मैं बहुत सराहना करता हूं। सारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हिसाब से बना हुआ है और जो भी हमारी परेशानियां होती हैं अपने उपलब्ध बजट में वो भरसक प्रयास करते हैं। मजबूत वित्तीय आधार, नई सोच और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ का वनांचल इलाका अब एक नई क्रांति के लिए तैयार हो चुका है। धमतरी जिले के नगरीय विकासखंड में सरकार ने हल्दी उत्पादन का समग्र मॉडल तैयार किया। इसके जरिए किसानों को केवल खेती नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और सीधे बाजार से भी जोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। छत्तीसगढ़ का वनांचल इलाका अब एक नई क्रांति के लिए तैयार हो चुका है। धमतरी जिले के नगरीय विकास खंड में सरकार ने हल्दी उत्पादन का समग्र मॉडल तैयार किया है। इसके जरिए किसानों को केवल खेती ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और सीधे बाजार से भी जोड़ा जा रहा है। 250 किसानों के साथ शुरू हुई ये कोशिश आने वाले समय में पूरे इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती, इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस तरफ हमारे किसान आगे बढ़े, तो इस तरह से हम लोगों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में आगे बढ़ना है। जिला प्रशासन और प्रधान एनजीओ के संयुक्त प्रयासों से किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को बीज उपचार, रोग नियंत्रण, पोषण प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की तकनीक सिखा रहे हैं। 10 टन उच्च गुणवत्ता वाले राइजोम के साथ 500 एकड़ में हल्दी की खेती शुरू की गई है। आगामी सीजन में 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। NRLM के माध्यम से, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से एक हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया गया है, जिसके माध्यम से वो हल्दी का पाउडर भी बना रहे हैं और उसका पैकेजिंग भी कर रहे हैं। खेती करने के लिए स्पेशली FPO के माध्यम से उनको बीज वगैरह मिल रहा है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM के तहत भी सब्सिडी दिया जा रहा है किसानों को। नगरीय इलाके का एक बड़ा हिस्सा पथरीली भूमि के अंतर्गत आता है, जहां किसानों के लिए धान की खेती लाभदायक नहीं होती। इन इलाकों में हल्दी की खेती से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और किसानों को स्थायी आय का नया विकल्प भी मिलेगा। हमारे क्षेत्र में एक समय रही से जेमे खाली धान के खेती करत रहे, हमारे वाला उतना ज्ञान नहीं रही सावे, लेकिन आज प्रधान FPO हमला बीज उपलब्ध कराते, जैविक दवाई उपलब्ध करवाते, प्रधान हमला ट्रेनिंग देते और कलेक्टर साहब के भी हमारे के साथ में सहयोग है और कम एरिया में कम मेहनत में हमन मला इतना आय में हमारे बढ़ोतरी करत हो। अभी तो हल्दी में बहुत ज़्यादा फायदा हो है, जगह से मैं अपन लड़का ला पढ़ात हूँ, घर के खर्चा भी चलात हूँ और अब आय घला अच्छा होते, जगह से मोर घर अच्छा चलाते हैं। वनांचल में शुरू हुई ये पहल खेती की नई संभावनाओं का रास्ता खोल रही है। धमतरी का नगरी अब धान के साथ साथ हल्दी उत्पादन के लिए भी
अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।